एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज इस वीडियो में बात करेंगे वर्कशीट संख्या 29 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा रिलीज़ की गई है। आज इस वर्कशीट में हमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके चैप्टर 7 जो कि है निर्देशांक ज्यामिति पर बेस्ड हैं, जिसमें हमने पढ़ा था दूरी सूत्र पढ़ा था, हमने विभाजन सूत्र पढ़ा था और मध्य बिंदु सूत्र पढ़ा था। तो ये सारे प्रश्न आपके उन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। सो वो सभी फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, उन सभी को रिकॉल कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी मैथ्स हब पर मिल जाएंगी। सो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन देखिए, आप कुछ क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एमसीक्यू फॉर्म में है, कुछ आपके फिलअप की फॉर्म में है और कुछ हमें आकृतियाँ दी गई है, उनसे डायरेक्टली हम ऑप्शन हम देख सकते हैं। सो इन सभी क्वेश्चन का डिटेल से आपको सॉल्यूशन मिलेगा वीडियो के एंड में। तो जो क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर सकते हैं वो यहीं करेंगे और बाकी सभी का सॉल्यूशन डिटेल में आपको मिल जाएगा अभी वीडियो के एंड में। तो देखिए, निम्न में से कौन सा चित्र संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है। सो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है कि कौन सा चित्र है इनमें से, जो आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी है, इन 4 चित्रों में से कौन सा चित्र है जो संरेखी बिंदुओं पर, यानी उन बिंदुओं को दर्शाता है जो एक ही रेखा पर लाई करते हों। जैसा कि आप देख सकते हैं, सी, ए और बी ये एक ही रेखा पर लाई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप एक रेखा ड्रॉ करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, तो ए सी से पास हो जाएगी सीधी रेखा, बट बी से पास नहीं करेगी। अगर आप ए और बी से खींचते हैं तो ए और बी से पास हो जाएगी, सी से पास नहीं करेगी। सो ये बिंदु सी, ए और बी क्या है, ये संरेखी बिंदु को नहीं दर्शाता है। सो आप याद रखेंगे, ये हमारा आंसर नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। देख सकते हैं हमारे पास बिंदु सी यहाँ है, बिंदु ए यहाँ और बिंदु बी यहाँ है। सो अगर आप बी और सी से एक रेखा खींचते हैं तो सी से पास नहीं करेगी, बी और ए से पास करते हैं तो सी से पास नहीं करेगी, और ए और सी से पास करते हैं तो बी से पास नहीं करेगी, क्योंकि ये तीनों बिंदु, जो बिंदु सी, ए और बी है, और आप कह सकते हैं बी, ए और सी है, ये क्या बनाते हैं, त्रिभुज बना रहे हैं, बट संरेखी बिंदु नहीं है, एक ही रेखा पर नहीं है। सब देखते हैं चित्र जो आपका सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, जो चित्र आपको यहाँ है देखना है हमें एक्चुअली चित्र सी के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिंदु बी हमारे पास यहाँ है, बिंदु ए हमारे पास यहाँ है और सी यहाँ पर है। अगर एक रेखा खींची जाए तो ये तीनों बिंदु से पास हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु क्या संरेखी हैं, एक ही रेखा पर लाई करते हैं, इसलिए बी, ए और सी क्या संरेखी बिंदु है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। सो ऑप्शन डी देख सकते हैं, ए, बी और सी जो ये तीनों बिंदु क्या संरेखी नहीं है, एक ही रेखा पर लाई नहीं करते हैं, तो ये संरेखी नहीं है। सो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमें डिटेल से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, जो हम डायरेक्टली यहीं कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, हमें दिया गया संलग्न चित्र में एसी वर्ग ABCD का विकर्ण है। हमें क्या दिया गया, एसी है जो कि विकर्ण है वर्ग ABCD का। सो हमें एसी विकर्ण दिया गया है। अन्य दो बिंदु के निर्देशांक जो कि बी और डी है हमें बताने हैं। हमें ए और सी दे रखे हैं। सो यहाँ बी मिल जाएगा हमें और डी हमें यहाँ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं जो आपकी वर्ग की भुजा वो इधर क्या है, 4 मात्रक है, इधर भी 4 मात्रक है। सो ये बिंदु हमारा क्या बन जाएगा, जो ओरिजिन है आपका वही आपका क्या बन जाएगा, बिंदु बी बन जाएगा, जिसके निर्देशांक क्या होंगे 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होते हैं। ये जो ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि ए, बी और सी इधर डी बनेगा, और डी आप देख सकते हैं 4 आपके निर्देशांक जो है 4 मात्रक यहाँ है और 4 मात्रक ये है, तो हमें डी के जो निर्देशांक है वो क्या मिल जाएंगे 4 4। सो आप कह सकते हैं जो बी के निर्देशांक है वो हमें कितने मिले 0 0, और डी के निर्देशांक मिलेंगे हमें 4 4। सो डी के मिल जाएंगे आपको निर्देशांक 4 4 और बी के मिलेंगे 0 0। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमें डिटेल से करना है। जो बाकी आपके क्वेश्चन हैं सारे हम डिटेल से पढ़ते हैं अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या दिया गया था कि 3 बिंदु दिए गए हमें, A -1 0 जिसके निर्देशांक है, B के निर्देशांक है हमारे पास हैं 3 1 और C के निर्देशांक है 2 2। समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष हैं, चतुर्थ शीर्ष D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष हमें दे रखे हैं, A, B और C, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और हमें क्या ज्ञात करना है, D के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। A गिवन है, B गिवन और C हमें गिवन है। सो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज उसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये जो हमारा मध्य बिंदु है वो क्या होगा, समान होगा। एसी विकर्ण का मध्य बिंदु भी यही होगा और BD का मध्य बिंदु भी यही होगा। तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो हम करते हैं मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इनके मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हमें A और B की मान मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मध्य बिंदु सूत्र यूज़ किया, जो कि आपका क्या होता है, जो x निर्देशांक उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 + x2 बटा में 2, और उसी प्रकार से हम y निकालने के लिए क्या करते हैं, y क्या बन जाता है हमारा y1 + y2 बटा में 2।
सो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं x1 हमारा -1 है, और उधर से आप देख सकते हैं हमारे पास जो x2 है वो कितना हमारे पास 2 है। सो -1 + 2 हमने किया, बटा 2 कर दिया हमने। उधर से देख सकते हो आप जो y1 है और y2 सॉरी y1 + y2 कितना हमारे पास 0 + 2 है, तो 0 + 2 आपने कर दिया, बटा में 2 कर दिया। जी आपका मध्य बिंदु सूत्र है। उसी प्रकार से आप BD के लिए आप याद करते हैं तो हमारे पास इसको x1 मान लिया हमने, ये x2 हमारे पास है, सो a + 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से b = 1/2 हो जाएगा। सो यही आपके मध्य बिंदु सूत्र के द्वारा हमने मान निकाल लिए हैं। अब आप देख सकते हैं 2 माइनस जो 1 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 1/2, और 0 + 2 2/2 1 बन जाएगा हमारे पास। सो 1/2 1/2 और 1 हमें मिल जाता है विकर्ण AC का मध्य बिंदु। उसी प्रकार से विकर्ण BD का मध्य बिंदु हमारे पास है a = 3/2 और b = 1/2। सो आप देखते हैं कि हमें जो ये मध्य बिंदु मिले हैं ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में है। सो हम देखिए जो x कोऑर्डिनेट है, x निर्देशांक है, उसको x निर्देशांक के बराबर कर सकते हैं, और y निर्देशांक को y के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बीच में क्या है, साइन ऑफ इक्वलिटी है, इक्वल का साइन दिया हुआ हमें। सो आप देखते हैं कि हमने a + 3/2 को इक्वल कर दिया, x वाला इक्वल किया हमने, तो हमें मिल जाता है a + 3/2 किसके बराबर, 1/2 के बराबर। सो आपके दोनों का हर बराबर है तो हम कट कर सकते हैं इनको। सो हमें मिल जाता है a = 3 = 1, और a बराबर क्या मिल जाएगा, 1 - 3, हमें a का मान मिल जाएगा -2। सो हम a मिल जाता है -2। उसी प्रकार से अब b का मान निकालते हैं, देख सकते हैं, तो हमें मिल जाता है 1। चतुर्थ जो शीर्ष है आपका समांतर चतुर्भुज का, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2 और 1। सो हमें चतुर्थ शीर्ष D के निर्देशांक निकालने थे, जो कि मिल चुके हैं -2 और 1। तो आप देखिए ऑप्शन कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन D हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो प्रश्न 1 में जो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन D हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, बिंदु P दिया हुआ है हमें, Q दिया हुआ और T दिया हुआ है। P के निर्देशांक है 4 3, Q के निर्देशांक है -5 और -1, और T के निर्देशांक है 2 और -2। सो निम्न त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें ये बताने हैं ये कौन सी त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, या विषम बाहु के। सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले हमें त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि नेम से पता लग रहा है, समबाहु समान भुजाओं वाली त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान माप की हों, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समद्विबाहु सम समान द्वि दो और बाहु भुजाएं, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो हमें PQ और T के दूरी सूत्र के द्वारा इन तीनों भुजाओं का माप निकालना है। पहले PQ निकालेंगे, देन PQT निकालेंगे, और देन PT निकालेंगे। सो अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज क्या होगी, समबाहु त्रिभुज होगी। अगर दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु, और तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो क्या होगी, विषम बाहु। सो दूरी सूत्र के प्रयोग के द्वारा जो कि है, दूरी सूत्र आपको पता सभी को, x2 - x1² + y2 - y1² हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, PQ = क्या मिल जाता है, देखिए x2 - x1 आपने किया तो -5 -4 आपका x2 ये है, और x1 आपका 4 है। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर मान रख दिया इन सभी का। y2 आपके पास -1 है और y1 आपका 3 है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें मिल जाता है PQ का मान कितना मिल जाता है, वर्गमूल 97 मात्रक। सो √97 मात्रक हमें मिल जाता है PQ का मान। उसी प्रकार से दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप निकालते हैं QT का मान, तो QT का मान मिल जाता है हमें 5 वर्गमूल 2 मात्रक, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसी सेम फॉर्मूला दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप क्या निकालते हैं, PT का मान निकालते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, वर्गमूल 29 मात्रक मिल जाता है। तो आप क्या देखते हैं कि जो तीनों भुजाएं वो अलग अलग माप की हैं, क्योंकि PQ बराबर नहीं है QT के और बराबर नहीं है PT के, तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, भिन्न है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज PQT एक क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है, विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हों, भिन्न हों, उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। सो PQT जो बनेगी त्रिभुज क्या बनेगी, विषम बाहु त्रिभुज बनेगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या है कि हमें दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु A और 2A जिसके निर्देशांक है, और दूसरे बिंदु B के जो निर्देशांक हमारे पास क्या है, -AA है। तो इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप देख सकते हैं बिंदु A जिसके निर्देशांक A और 2A है, और B के निर्देशांक -A और A है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, x2 - x1² + y2 - y1² की आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो हमें मिल जाता है -a बन जाएगा -2a, और a - 2a मिल जाएगा -a। सो -2a का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4a का वर्ग बन जाएगा, और -a का वर्ग बन जाएगा a वर्ग। सो देखिए 4a वर्ग + a वर्ग मिल जाएगा 5a वर्ग। अब देखिए वर्गमूल ऑफ 5, तो ये तो रहेगा सेम हमारे पास, बट a² जो a का वर्ग है उसके दो गुणनखंड बन जाते हैं, a × a,
तो ए आपका बाहर आ जाएगा वर्गमूल साइन से। सो हम कह सकते हैं वर्गमूल 5 गुना ए मात्रक हमारा क्या होगा, इन ये दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। तो आप कह सकते हैं वर्गमूल 5 गुना ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी हो जाएगी। सो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही कर लिया है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ हमें दिए गए हैं बिंदु, जैसा कि आप देख सकते हैं बिंदु W जिसके निर्देशांक हैं -5 और 4, Z जिसके निर्देशांक है 7 और 1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अनुपात 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदु Y निम्न चतुर्थांश में स्थित है। तो हमें देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, उसको एक तीसरा बिंदु Y जो है वो बांटता है किस अनुपात में, 1:2 में बांटता है। तो हमें जो Y के निर्देशांक है बताना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, वो चतुर्थांश 2 में है या 1 में है या 4 में है या 3 में है, हमें बताना है। सो देखते हैं हम कौन सा सूत्र का यूज़ करेंगे। यहाँ पर विभाजन सूत्र यूज़ करने वाले हैं इस प्रश्न में हम। सो देखिए विभाजन सूत्र क्या कहता है हमें, जो x के निर्देशांक है वो क्या होते हैं, m1 x2 होता है प्लस m2 x1 अपॉन क्या होता है, बटा में क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। उसी प्रकार से जब y का निर्देशांक निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। सो आप देख सकते हैं x1 y1 हमारे पास क्या है -4 और -5 और 4 है। सो x1 आपके पास -5 है, y1 आपके पास 4 है, x2 आपके पास 7 है, y2 आपके पास 1 है, m1 आपके पास देख सकते हो 1 है और m2 आपके पास जो है वो आपके पास 2 है। सो इन सभी का मान रख दीजिए, हमें x का मान मिल जाएगा और y का मान मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो x हमारे पास क्या है, यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक हमने माने हुए हैं a और b। सो आप देख सकते हैं a क्या मिल जाएगा हमें, a गुना 7 जमा 2 गुना -5। सो हमें सोल्व करने में मिल जाता है 7 गुना 7 -10 बटा में 3। सो आपको मिल जाता है -3 बटा 3 जो कि मिल जाता है -1। तो हमें मिल जाता है a का मान मिल जाता है, यानी x का मान मिल जाता है -1 और y निर्देशांक जो कि हमारे पास b माना हुआ है हमने। सो आप वैल्यू पुट करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1, तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें b का मान मिल जाता है 3। तो हमें क्या मिल जाता है, b जो y बिंदु था उसका निर्देशांक मिल जाते हैं -1 और 3, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो -1 और 3 मिल जाते हैं जो कि चतुर्थांश 2 में स्थित है, क्योंकि आपको पता है चतुर्थांश 1 में क्या होता है, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। चतुर्थांश जो 2 नंबर है आपका, उसमें क्या होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। चतुर्थांश 3 के अंदर x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, और चतुर्थांश 4 के अंदर आपका x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब क्योंकि हमारे पास क्या है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, चतुर्थांश 2 में स्थित होंगे। सो इस पॉइंट y जो आपका है चतुर्थांश 2 में होगा, हम कह सकते हैं। सो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, आप देख सकते हैं चतुर्थांश 2 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन ए हमारा होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। सो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, देखिए x तथा y के मध्य ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि बिंदु xy और बिंदुओं -4 और -2 4 से समदूरस्थ हो। देखिए कि जो हमारे पास बिंदु दिया गया है xy, वो क्या इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। तो हमें x और y के मध्य एक संबंध स्थापित करना है। सो हमें दिया गया है कि जो बिंदु P है वो क्या है, a और b से समान दूरी पर है। तो क्योंकि बिंदु P xy a बिंदु जो कि जिसके निर्देशांक -4 है और बिंदु B जिसके निर्देशांक -2 और 4 है से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं कि जो दूरी आपकी PA है और PB है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, वर्गमूल का साइन दूरी सूत्र में हट जाएगा। सो हम कह सकते हैं PA वर्ग बराबर है PB वर्ग। तो अब आप दूरी सूत्र यूज़ करिए। सो हमें क्या मिल जाता है, आपने वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। उसी प्रकार से PB के लिए रख दीजिए x2 - x1 स्क्वायर और y2 - y1 स्क्वायर। तो आपको मिल जाता है x जमा 4 का वर्ग, y जमा 4 का वर्ग, x जमा 2 का वर्ग और y - 4 का वर्ग। सो सारी आप आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए। हमें मिल जाएगा x स्क्वायर जमा 16 जमा 8x, यहाँ मिल जाएगा y स्क्वायर जमा 16 जमा 8y, यहाँ मिल जाएगा x स्क्वायर जमा 4x और यहाँ मिल जाएगा y स्क्वायर जमा 16 - 8y। सो देखिए जो टर्म आपकी कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल कर दिया और हमें रिलेशन मिल जाता है कुछ इस प्रकार से, 8x - 4x प्लस 8y प्लस 8y प्लस 16 - 4 बराबर 0। हमने इन टर्म जो बची हुई टर्म्स जो कैंसिल नहीं हुई थी उन सभी को क्या भेज दिया, बाएं पक्ष में भेज दिया। तो हमें मिल जाता है रिलेशन ये वाला। अब आप देख सकते हैं 8 - 4 बन जाएगा 4x, 8 बन जाएगा 16y और 16 - 4 बन जाएगा 12। सो हमारे पास एक संबंध आ जाता है 4x जमा 16y प्लस 12 बराबर 0। अब हमें क्या मिल जाता है, देख सकते हैं आप, इन सभी में से 4 कॉमन ले सकते हैं। सो हम कह सकते हैं 4 गुना में x प्लस
4y जमा 3 बराबर 0। अब इस 4 को आप दाएं पक्ष में भेजते हैं तो हम ये भाग में आ जाएगा 0 के। 0 भाग में कुछ भी नंबर हो हमें मिल जाता है 0। सो हम कह सकते हैं जो संबंध होगा, वांछित संबंध क्या हो जाएगा, x जमा 4y जमा 3 बराबर 0। अतः यही x और y के मध्य वांछित संबंध है जो हम चाहते थे, वो यही संबंध है x जमा 4y जमा 3 बराबर 0। सो यही थी हमारी वर्कशीट नंबर 29। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।